कल 26 अक्टूबर को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 11 बजे 11:30 बजे 11:30 AM सुबह 11:30 बजे ये देश भर के लगभग 80 से ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन, तो हमारा भारतीय स्तर का भारतीय बहुजन गठबंधन की अनाउंसमेंट, स्थापना की घोषणा कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है। हमारा जो नेशनल लेवल का एक बड़ा प्लान है, उसमें अपना मीडिया कॉम्पिटिटिव, जो मेनस्ट्रीम मीडिया क्लास के बराबर का हो, कॉम्पिटिटिव हो, उनके क्लास का हो, उसी तरह का मीडिया निर्माण करने का भी एक विचार, एक नियोजन अपने राष्ट्रीय स्तर के जो नियोजन है, प्लान है, उसका एक हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में इन्होंने ये कहा था कि भाई जब विधानसभा आएगी तो छोटे दलों का ध्यान रखा जाएगा, अलग अलग विचारधारा के दलों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब नॉमिनेशन शुरू होकर लगभग 3-4 दिन हो गए, 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है कांग्रेस वाला, उन्होंने छोटे दलों का कोई ध्यान नहीं रखा। इसलिए हमारे जैसे दल भी अलग हो गए, CPI CPM को भी अलग हो गए। जो छोटे छोटे दल है वो महाविकास आघाड़ी से भी नाराज है और बीजेपी गठबंधन से भी नाराज है। तो उनका खामियाजा, उनका जो नुकसान है, ये दोनों को भी उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों जगह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 13 नवंबर को मतदान है। इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुआ और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। एक जगह बीजेपी को हार और दूसरी जगह जीत। हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई और जम्मू कश्मीर में उन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। अभी महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र विशेष इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। शिंदे गुट, फडणवीस गुट, अजित पवार गुट, शरद पवार, सीनियर चाणक्य, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार में क्या चल रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, तमाम विषयों पर इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश माने साहब। कल ये दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बहुजन पार्टियों के तकरीबन 80 संगठन जो है एक मंच पर आने वाले हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों 80 संगठन दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, पूरी चर्चा पर बातचीत होगी। आखिर क्या है, किन वजहों से जुड़ रहे हैं। सुरेश माने साहब भी कल दिल्ली में होंगे, उनसे भी हम उन्हीं से जानते हैं कि पूरा क्या है सर। उसके बाद चलेंगे महाराष्ट्र चुनाव पर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार अमर जी, अम्बेडकरनामा का शुक्रिया, प्रोफेसर रतनलाल जी का शुक्रिया, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात, बहुजन की बात, बहुजन आंदोलन की बात देश के कोने कोने में जाती है। इसलिए आपके काम की भी सराहना होनी चाहिए, आपके शुक्रिया भी अदा करने चाहिए। 2 मुद्दे जिनका आपने जिक्र किया कि झारखंड और महाराष्ट्र के असेंबली के चुनाव है और उस चुनाव के नतीजे अब देश के सामने है, लोगों के सामने है। बिल्कुल। अब जब भी चुनाव होते हैं तो हम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की ही बात करते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति का पेटेंट राइट कहिए या ध्रुवीकरण कहिए, ये दोनों के नाम पे ही हुआ है। और ये जो ओपिनियन बनाने में यहाँ का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है। और इसके लिए भी एक क्लास काम करता है, उद्योगपतियों का वर्ग काम करता है कि इन दोनों के अलावा तीसरा कोई प्लेयर मैदान में ना दिखे, उसका अस्तित्व सामने ना आए। इसलिए दलित, बहुजन, शोषितों की राजनीति कभी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दखलंदाजी ना दे, अगर है तो भी उसको नज़रअंदाज करे। ये हमेशा होता आ रहा है। लेकिन जब हम हरियाणा को देखते हैं तो अब तो सब कुछ खुल चुका है।
सामने आ चुका। अगर कांग्रेस की रणनीति वहाँ जाटों के साथ साथ दलितों को बराबर हक और अधिकार देने की होती तो शायद वहाँ बीजेपी हार जाती, बीजेपी सत्ता में नहीं आती। ये बड़े बड़े देश के रणनीतिकार, चुनावी राजनीति को समझने वाले लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में 21% दलित समुदाय को, अंबेडकर को मानने वाले समुदाय को, बहुजन आंदोलन के लोगों को पूरे नज़रअंदाज करके कांग्रेस बाय डिफॉल्ट, मतलब बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो बीजेपी जाएगी तो हम ही आएंगे, इस भूमिका में जो रहते हैं ना कांग्रेस वाले, उसी के कारण उनका पतन हुआ है। और इसलिए हरियाणा बीजेपी के हाथ में चला गया और सामने दिखती हुई हार को कांग्रेस और उनके रणनीतिकार नेता, उनको हार का जो पुष्पहार होता है वो पहनना पड़ा। ये उनके नीति, नियत और रणनीति के हार है, इसको हमने मानना चाहिए। यही मुद्दे का मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में वही मुद्दा प्रमुख उभरेगा। लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में छोटे दलों को कांग्रेस लीडरशिप वाली महाविकास आघाड़ी या गठबंधन बोलते हैं उसको जी, उन्होंने बिल्कुल दरकिनार किया। इसमें हमारी भी पार्टी पूर्व की उनके सहयोगी रह हो चुकी है, लेफ्ट के लोग हैं वो भी सहयोगी रह चुके हैं। महाराष्ट्र में मल्टी पार्टी कल्चर है, तो लगभग 8-10 प्लेयर होते हैं, पार्टियां होती है। उनको लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पे एक भी सीट नहीं मिली, मुस्लिम समुदाय को सीट नहीं मिली, अम्बेडकराइट लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, फिर भी संविधान और लोकतंत्र के नाम पे वोट पड़े। दलित, आदिवासी, पिछड़ों के, मुसलमानों के सारे वोट पड़े, जिसका फायदा हुआ कि लोकसभा में जो बीजेपी 48 सीटों में से 40 सीटें जीतने का सपना देख रही थी, वो बीजेपी 17 के अंदर निपट गई और इंडिया ब्लॉक के दलों को, कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के शिवसेना को बड़ा फायदा हुआ। और यही फायदा शायद उनके हार का कारण भी बन सकता है इस विधानसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने ये कहा था कि भाई जब विधानसभा आएगी तो छोटे दलों का ध्यान रखा जाएगा, अलग अलग विचारधारा के दलों का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब नॉमिनेशन शुरू होकर लगभग 3-4 दिन हो गए, 2-3 दिन बचे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है कांग्रेस वाला, उन्होंने छोटे दलों का कोई ध्यान नहीं रखा। इसलिए हमारे जैसे दल भी अलग हो गए, सीपीआई, सीपीएम को भी अलग हो गए, क्योंकि हम 6, 7, 8, 10 साल पार्टी चलाने के बाद अपना चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को रोक तो नहीं सकते। बिल्कुल। और चुनाव में हम अपने जनता के मुद्दे, अपने समाज के मुद्दे ये चुनाव में नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे और कहाँ रखेंगे? क्योंकि चुनाव ये वो एक मंच होता है जहाँ अपनी पॉलिसी वाली मैटर, पॉलिसी वाले बात, एजेंडा ये लोगों के सामने रखे। क्या लैंडलेस लोगों को लैंड मिलनी चाहिए? क्या देश की लैंड पूंजीपति लोगों को मिलनी चाहिए? ये चुनाव एक मौका होता है कि चुनावी मुद्दों की बात रखने का, अपनी पार्टी की विचारधारा रखने का एक मौका होता है। और इसलिए जब महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने नज़रअंदाज किया है, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन, इन दोनों के बीच में सीटों का फर्क ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वोटों का फर्क जो है वो सिर्फ 1-1.5% का है। बिल्कुल, सिर्फ 1-1.5% का है, मतलब 5 से 7 लाख वोटों का फर्क है। महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस की गठबंधन यही सोच रहे हरियाणा जैसे कि लोग बीजेपी को नकारने वाले हैं तो जाएंगे कहाँ, इनको मजबूरन हमारे साथ आना ही होगा। ये जो उनकी फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, जमींदारी वाला, ओवर कॉन्फिडेंस भी, ओवर कॉन्फिडेंस और एक तरफा राजनीतिक साम्राज्यवाद की मानसिकता जो है वो इनके दिमाग में होने के कारण उन्होंने छोटे दलों को कोई अहमियत नहीं दी है।
उसमें लेफ्ट है, अम्बेडकरवादी है, हमारे जैसे राजनीतिक दल है। तो ये दलों को मजबूरन चुनाव तो लड़ना पड़ता है। दिलो ख्वाहिश तमन्ना रहती है कि बीजेपी संघ परिवार हारे, देश उससे मुक्ति पाले, लेकिन कांग्रेस और उनके गलत नीतियों के कारण मजबूरन छोटे छोटे दलों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने एजेंडे की लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी विचारधारा और जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और इसलिए चुनाव लड़ना स्वाभाविक होता है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस रणनीतिकार या महाविकास आघाड़ी के लोग ये भी उसका नतीजा भुगत सकते हैं, ये संभावना को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां हैं। सर, महाराष्ट्र से पहले मैं आपको दिल्ली लाना चाहता हूँ। कल जो है आयोजन है जिसमें तकरीबन बहुजन समाज के, बहुजन राजनीतिक दलों के तकरीबन 70 से 80 प्रतिनिधि आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। वो क्या मसला है, वो किस विषय पर आ रहे हैं, उनका क्या एजेंडा होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए। अच्छा हुआ अमर जी आपने ये पूछ लिया। दरअसल वही मैंने जो बात कही कि देश के लेवल पे एक तरफा कांग्रेस और उसके साथी, दूसरी तरफा बीजेपी और उसके साथी, क्या यही भारत की राजनीति की पहचान है? आज तक तो है, लेकिन इसके आगे ये ऐसी सीमित पहचान नहीं होनी चाहिए। देश का बहुजन समाज बड़ा तबका है, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये 85-90% बड़ा तबका है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है? क्या उसका पॉलिटिकल अस्तित्व नहीं है? क्या उसकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कैपेसिटी नहीं है? क्या उसकी देश को चलाने की अहमियत नहीं है? और इन मुद्दों को लेकर पिछले 1 साल से हम लोग एक गंभीर मंथन कर रहे थे कि अगर हम लोगों ने कुछ सकारात्मक उपाय कदम नहीं उठाए तो ऐसे ही चलता रहेगा, बाइपोलर पॉलिटिक्स बनती रहेगी और बहुजन समाज के लोग हुक्मरान छोड़िए, देश भर सिर्फ वोटर बन के रहेंगे, दूसरों को वोट देंगे, दूसरों को जिताएंगे और जिताने के बाद अपनी मांगे लेकर उनके ही पास चले जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल स्लेवरी अगर ख़त्म करनी है तो बहुजनों की एक बड़ी देश लेवल पे राजनीतिक ताकत पैदा होनी चाहिए। ये सोच को हम पिछले 1 साल से अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। उसी कोशिश की ये पहल है कि कल 26 अक्टूबर को दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 11 बजे, 11:30 बजे, 11:30 AM, सुबह 11:30 बजे ये देश भर के लगभग 80 से ज़्यादा राजनीतिक और सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन, तो हमारा भारतीय स्तर का भारतीय बहुजन गठबंधन की अनाउंसमेंट, स्थापना की घोषणा कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है। और उसी के साथ साथ जिस कार्यक्रम में ये संगठनों के मुखिया लोग, राजनीतिक दलों के मुखिया लोग उपस्थित रहने वाले हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, ये जो बहुजन क्लास का बड़ा तबका है, उसको पर्याप्त हिस्सेदारी, देश के संसाधनों में भागीदारी और अब मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनने चाहिए। और अपने वोट है तो सरकार अपनी क्यों नहीं, इन मुद्दों को लेकर जो बाबा साहब के बाद जो एजेंडा कांशीराम साहब ने चलाया और कांशीराम साहब के बाद ये एजेंडा ठंडा बस्ते में चला गया, उस एजेंडे को पुनर्जीवित करके फिर एक बार भारतीय राजनीति में बहुजन पॉलिटिक्स को सेंटर पॉलिटिक्स में लाना और देश की बाइपोलर पॉलिटिक्स को मल्टी कॉर्नर पॉलिटिक्स बनाना और उसी के साथ देश के संसाधनों में बंटवारा, बराबरी का हिस्सा मान सम्मान के साथ हासिल करना, ये मकसद, उसका भी एक विस्तृत जाहिरनामा, मैनिफेस्टो कल उसको रिलीज किया जाएगा। इस संगठनों में कौन कौन से राजनीतिक दल है, सामाजिक संगठन है, उसकी सूची भी डिक्लेयर की जाएगी और आने वाले पार्लियामेंट सेशन जो दिसंबर महीने में है उसके ऊपर भी ये भारतीय बहुजन गठबंधन के माध्यम से कोई और प्रोग्राम हो सकता है क्या, उसका भी अनाउंसमेंट कल के प्रोग्राम होगा।
तो बहुजन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में कल दिल्ली की एक घटना एक हिस्टोरिकल होगी, माइलस्टोन होगी। सर, यहाँ महाविकास अघाड़ी की तो बात हो रही है, हम लोग मान रहे हैं कांग्रेस में कई सारी खामियां हैं, अभी भी जो है अति उत्साह में जो है कई सारे गलत फैसले हो जाते हैं। क्या इसी के बरस महायुति गठबंधन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है क्या? या क्या हाँ, उसमें, या फिर कि सबको सम्मिलित करने की, सबको हिस्सेदारी देने का प्रयास चल रहा है? महायुति की भी नहीं बात कर ले। नहीं नहीं, मैं वही कह रहा था कि महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां हैं, 2 जी। शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, 1 कांग्रेस और 1 बीजेपी। अब 6 में से 3 एक तरफा है, 3 दूसरी तरफ है। सर, इसके बरस के एक महाराष्ट्र में दलित पॉलिटिक्स भी है, प्रकाश अम्बेडकर हैं और कई सारी पार्टियां हैं, छोटी मोटी पार्टियां भी हैं। बिल्कुल। तो एक तरफ ये बड़े 6 जिलों में 3 एक तरफ है और दूसरी तरफ 3 है। अब ये 3-3 वालों का जो धड़ा है, उनका कैंडिडेट एक ही होगा, हम्म तो 6 दलों के कैंडिडेट 2 ही होंगे, क्योंकि इनका गठबंधन है। हम्म तो 4 कैंडिडेट तो नाराज होंगे, जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो हम्म बगावत करेंगे, और ये महाविकास आघाड़ी में भी होगा और बीजेपी गठबंधन में भी होगा। तो ये बगावत को फेस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा जो छोटे छोटे दल है वो महाविकास आघाड़ी से भी नाराज है और बीजेपी गठबंधन से भी नाराज है। तो उनका खामियाजा, उनका जो नुकसान है, ये दोनों को भी उठाना पड़ेगा। तीसरी बात, प्रकाश अंबेडकर, एमआईएम बैरिस्टर ओवैसी जैसे लोग अपने एक अलग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। उनका कोई गठबंधन नहीं है, अलग अलग है। लेकिन हमने कल ही महाराष्ट्र में आरक्षण समर्थन एक गठबंधन बनाया है, जिसमें मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, वामन मेश्राम की पार्टी, आनंदराज अंबेडकर की पार्टी, ओबीसी प्रकाश बापू शेंडगे वो एक ओबीसी के हैं, मुस्लिम समाज की एक संगठन, आदिवासी समाज की एक संगठन, ऐसे 6-7 राजनीतिक दलों ने, हमने भी अपना एक गठबंधन किया है। उसकी भी आज घोषणा मुंबई में दोपहर 3:30 बजे होने वाले है, वो मुझे भी वहाँ पहुँचना है। तो उसका भी खामियाजा कुछ जगह महायुति को भी भुगतना पड़ेगा और महाविकास आघाड़ी को भी भुगतना पड़ेगा। फिर इंडिपेंडेंट महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे होते हैं, उसका भी नुकसान भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, जिसको बीजेपी गठबंधन में टिकट नहीं मिल रहा है वो कांग्रेस गठबंधन में छलांग मार रहा है, और जो कांग्रेस गठबंधन में टिकट नहीं मिल रहा है वो बीजेपी गठबंधन में जा रहा है और उनको टिकटें भी दी जा रही है। उससे बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन दोनों में कमाल की नाराजगी है, उनके लोगों में नाराजगी है। कई लोग बगावत पे उतरे हैं, भीतरघात करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये सारे परिणामों का जो नुकसान है ना, वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन को भी भुगतना पड़ेगा और बीजेपी गठबंधन को भी भुगतना पड़ेगा। सर, महाराष्ट्र में दलित पॉलिटिक्स जो है एक बड़ा फोर्स था। क्या वजह रही कि पिछले कुछ सालों में वो हाशिए पर चलती चली गई और महाराष्ट्र की जनता को, तमाम दलित जनता, बैकवर्ड जनता, अल्पसंख्यक को केवल और महायुति या महाविकास अघाड़ी की ओर ही देखना पड़ा? क्या वजह है? वजह क्या देख रहे हैं आप? महाराष्ट्र में पिछले महाराष्ट्र की राज्य की निर्मित 1960 में हुई और 60 के बाद 62 तक जब चुनाव हुए तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी का जोर था, समाजवादियों का बड़ा जोर था, कम्युनिस्टों के अपने कुछ पॉकेट थे और ये लोग अच्छे तादाद में महाराष्ट्र में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन समय के साथ साथ महाराष्ट्र की दलित राजनीति भी, सोशलिस्ट लोगों की राजनीति भी, कम्युनिस्ट लोगों की भी राजनीति, ये दिन ब दिन कम होती गई और उसकी जगह जो बीजेपी की राजनीति महाराष्ट्र में 77-78 तक नहीं थी, तो बीजेपी ने वो जगह उसको ऑक्युपाई करी है
चाहे मामला दलितों का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे पिछड़ों का हो। तो इससे हुआ है क्या कि जब बीजेपी ने पॉलिटिकल स्पेस ऑक्युपाई की तो कोई ना कोई लूज करेगा। लूज करने में दलित पॉलिटिक्स लूजर है, बैकवर्ड पॉलिटिक्स लूजर है, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स लूजर है, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स लूजर है। और इसीलिए ये इसके जो भी स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल प्लेयर है, उनको एक तो इंडिया गठबंधन या बीजेपी गठबंधन, ये दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता, ये उनकी मजबूरी है, नंबर एक। नंबर दो, इसके साथ साथ समाजवादी नेता, कम्युनिस्ट नेता और दलित आंदोलन के नेता ये भी जिम्मेदार है अपने राजनीतिक पतन के लिए। इन्होंने कभी जनता के रचनात्मक मुद्दों के आधार पर राजनीति करने के बजाय भावनिक, धार्मिक, जातीय मुद्दों को लेकर राजनीति करने की कोशिश की और इंडिपेंडेंटली कभी भी ठोस कदम नहीं रखा। ये उम्मीद कांशीराम जी के महाराष्ट्र में बीएसपी के आने के बाद दोबारा पैदा हुई थी, लेकिन मायावती के आने के बाद वो भी पतन हो गई। रामदास आठवले जैसे पैंथर के नेता आजकल बीजेपी के गोद में जाके आराम से पॉलिटिकल रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड खा के आराम से जिंदगी जी रहे हैं। और प्रकाश अंबेडकर जैसे नेता जो अकेले चलने में ही विश्वास रखते हैं, कलेक्टिव फंक्शनिंग, लीडरशिप, ये कुछ करना नहीं चाहते और कभी भी एक कमिटेड और सिंसियर ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप करने के बजाय हमेशा दूसरों को फायदा देने वाली राजनीति करते हैं। इसी का परिणाम महाराष्ट्र में दलित आंदोलन कमजोर हो चुका है, मुस्लिम आंदोलन भी कमजोर हो चुका है, समाजवादी भी, कम्युनिस्ट भी और अन्य छोटे दलों, इवन आप भी यहाँ ज़्यादा बड़े पैमाने पे पनप नहीं रही है। और इसीलिए अम्बेडकराइट आंदोलन राजनीति को पुनर्जीवित करने के दिशा में ही कल हम लोगों ने कुछ अम्बेडकराइट आंदोलन के नेता, कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी के, कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के और कुछ अन्य छोटे छोटे समुदाय के नेता को इकट्ठे करके कल हमने एक गठबंधन बना के एक चुनौती देने का प्रयास किया है। समय तय करेगा हमें कितनी सफलता मिलती है और हमारा प्रयत्न कितना सफल होगा। चलते चलते सर, आखिरी सवाल, राजनीति का बैकबोन जो है मीडिया को माना जाता है। क्या 80 दल जो भी मिल रहे हैं कल, जो उनमें गठबंधन होगा, क्या वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी एक बहुजन और दलित मीडिया खड़ा करें जो उनको बैकबोन की तरह सपोर्ट करे? अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि कल के इवेंट कवर करने के लिए मेनस्ट्रीम मीडिया और बहुजन मीडिया, उनके सभी जिम्मेदार साथियों को जो इस देश में बदलाव की राजनीति देखना चाहते हैं, समाज को एम्पावरमेंट करने वाली राजनीति देखना चाहते हैं, उन सभी को हमने कल के दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। वो साथी हमारे ठीक 11:45 तक पहुँचे, अपनी जगह ग्रहण करें, 12 बजे ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और ये जो आपने कहा कि हमारा जो नेशनल लेवल का एक बड़ा प्लान है, उसमें अपना मीडिया कॉम्पिटिटिव, जो मेनस्ट्रीम मीडिया क्लास के बराबर का हो, कॉम्पिटिटिव हो, उनके क्लास का हो, उसी तरह का मीडिया निर्माण करने का भी एक विचार, एक नियोजन अपने राष्ट्रीय स्तर के जो नियोजन है, प्लान है, उसका एक हिस्सा है। समय लगेगा, इस बात को हम भी मानते हैं, आप भी मानेंगे, बड़ा काम है। कांशीराम जी करना चाहते थे, बहुजन फाउंडेशन बनाया था, लेकिन मायावती के कारण वो सब प्लान फिसल गया, फिर वो प्लान असफल रहा। लेकिन हम दिशा में ज़रूर आगे बढ़ना चाहते, हमारे सभी जिम्मेदार साथी उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, साधन उसके लिए जो भी रख रखाव लगता है उसके प्रयास में जुटे हैं। ये सभी का निर्माण करके, जैसे राजनीतिक दल का कल ऐलान हो रहा है, उसी तरह अन्य प्लान भी समय समय पर उनका भी ऐलान होगा। क्योंकि हमें जब बड़े बड़े ठेकेदारों से लोहा लेना है
तो ताकत भी उतनी ही पैदा करनी होगी, तब भी हम ये जंग जीत जाएंगे। ये हमें अच्छी तरह से समझता है और एहसास भी है। तो कमज़ोर रह के हम ना लड़ाई लड़ सकते हैं, ना जीत सकते हैं। तो मजबूत तो चारों तरफा होना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरेश माने साहब। कल जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11:30 बजे से 80 बहुजन राजनीतिक दलों की एक संगठन है, एक बैठक है, गठबंधन होने की संभावना है। अब कल सुरेश माने सहित तमाम साथियों से तीखे सवाल पूछे जाएंगे। वहां जब मिलेंगे गठबंधन होने के बाद जो है उनसे पूछे जाएंगे इन 80 संगठन के लोगों को एकजुट कैसे रखिएगा। तमाम बड़ी पार्टियां छोटे छोटे प्रलोभन देकर टुकड़े कर देती है, बहुजन संगठन को शामिल नहीं होने देती है, एकजुट नहीं रहने देती है। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी रहेगा कि इस बहुजन संगठन की शक्ति या फिर यह गठबंधन कितने दिन बरकरार रहता है या फिर देश को दिशा निर्देश दे पाता है, बहुजन एकता को बना पाता है, बीएसपी के बरस के देश में एक नया राजनीतिक दल और नई राजनीतिक चुनौती खड़ा कर पाता है या नहीं। कई सारे सवाल होंगे। सुरेश माने से तमाम साथियों से कल ये सवाल पूछे जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी शुक्रिया। अम्बेडकर नामा को धन्यवाद।